अच्छा, अब हमने जो नया चैप्टर शुरू करना है ना, वो एक तो हमारा चैप्टर नंबर 6 बनता है, विच इज रिएक्शन काइनेटिक्स। ठीक है। रिएक्शन काइनेटिक्स का आपके पास चैप्टर है जो हमने अभी स्टार्ट करना है। बस हेडिंग लगा लो रिएक्शन काइनेटिक्स की। एनर्जेटिक्स मैंने टॉपिकल करा दिया था ना आप लोगों को। हाँ जी। अच्छा अच्छा। अच्छा, इसमें सबसे पहली जो आपके पास जो आपने बात समझनी है, दैट इज कि जब भी कोई रिएक्शन होता है ना, तो आपके पास, बल्कि चलो सबसे पहले आपने देखना है कोलिजन थ्योरी क्या कहती है। कोलिजन थ्योरी। क्विक लगाऊं। तुम बाहर निकलो और तुम बोल के आ जाओ कि यार थोड़ा कम शोर मचाओ। अच्छा, कोलिजन थ्योरी में आपने सबसे पहले एक चीज चेक करनी है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है, फॉर एग्जांपल N2 + H2 का रिएक्शन और इसने NH3 बना के देनी है। तो जब भी कोई रिएक्शन होता है तो इसमें सबसे पहली शर्त ये होती है कि जो आपके पास आपका रिएक्शन वेसल है, उसमें जो आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में क्या होने चाहिए, कोलाइड होने चाहिए। ऐसे है ना, जब दो रिएक्टेंट्स आपस हाँ। में एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तब ही कोई चांसेस हैं कि वो आपस में रिएक्ट कर लेंगे और फिर कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। हाँ जी। ऐसे ही है ना। तो हाँ जी। सबसे पहला पोस्टुलेट यही कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट फॉर्म हो, कोलिजन थ्योरी का कोलिजन थ्योरी का सबसे पहला पोस्टुलेट यही है, कहता है अगर आप चाहते हैं प्रोडक्ट फॉर्म हो किसी रिएक्शन में, तो सबसे पहली शर्त यही है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनको आपस में क्या होना चाहिए, कोलाइड करना चाहिए एक दूसरे के। ठीक है। तो सबसे पहली जो पोस्टुलेट फॉर कोलिजन थ्योरी दैट इज कि अकॉर्डिंग, या द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड must collide with each other to to form product to form product। ठीक है। तो एक दूसरे के साथ कोलाइड करना चाहिए टू फॉर्म प्रोडक्ट। अब जिस टाइम पे ये कोलाइड कर रहे हो ना, अब दूसरी कंडीशन सुनना। जिस टाइम पे ये कोलाइड कर रहे हैं उस टाइम पे इनके पास इनफ एनर्जी होनी चाहिए कि जब ये कोलिजन करे तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। ठीक है ना। तो हम उसको कहते हैं कि ठीक है। यार उनकी एनर्जी एटलीस्ट एक बेंचमार्क है इस जितनी, या इससे ज्यादा एनर्जी इनके पास होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे उस बेंचमार्क एनर्जी को हम क्या कहते हैं। वैसे हम पढ़ के आ चुके हैं, एक्टिवेशन एनर्जी याद है। हाँ जी। यस। तो अगर आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी हो या उससे थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी हो, तो तब वो जब कोलाइड करेगा तो वो प्रोडक्ट बनाने के केपेबल है, वो प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है ना। ठीक है। अगर उसके पास इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी एनर्जी पड़ी है, तो जब वो तब उस टाइम पे कोलिजन करेगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ठीक अगर है। ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से कम एनर्जी है, तो वो कोलाइड तो करेंगे लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेंगे आपके पास। ठीक है ना। ये बात ठीक है। समझ आ रही है। आपको हाँ जी। मिनिमम जो एनर्जी चाहिए टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। तो वो आपके पास अगर नहीं है रिएक्टेंट्स के पास तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वो सिर्फ कोलाइड करके बाउंस बैक कर जाएंगे आपस में। तो आप लिखें जी एनर्जी। दूसरा पॉस्टुलेट क्या कहता है कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट बी इक्वल मस्ट बी इक्वल
और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, तो मस्ट बी इक्वल या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है ना, सिर्फ तब ही वो उसको अलाउड होगा कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। और एक और पॉस्टुलेट है कि यार जब मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हो ना, तो करेक्ट ओरिएंटेशन के साथ टकराएं, इधर उधर से ना टकराएं। ठीक है ना, प्रॉपर जाम से उसको टकराना चाहिए दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, उस जगह से टकराए वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, तो उसको सिर्फ याद कर लो कि मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विद करेक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि दो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करें, तो ये इस तरह कोलाइड करने चाहिए आपस में। ठीक है, करेक्ट ओरिएंटेशन के साथ, या फिर इस तरह करके दोनों को कोलाइड करना चाहिए आपस में, इस तरह कोलिजन होनी चाहिए। ठीक है ना, करेक्ट ओरिएंटेशन के ठीक है। साथ उनको कोलाइड करना चाहिए कि मैक्सिमम चांसेस हों फॉर कोलिजन, और करेक्ट वाली कोलिजन जो प्रोडक्ट बना के दे। ठीक है, अब हमने कहा ना कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विद ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, फिर इसके अलावा ये कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी इक्वल या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। और तीसरी बात ये कि दोनों को कलेक्ट करेक्ट ओरिएंटेशन के साथ उनको क्या करना चाहिए, कोलाइड करना चाहिए। अब इस सारे का फायदा हमें क्या होगा कि दो टाइप्स ऑफ कोलिजन्स होती हैं रिएक्शंस के दौरान। टू टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, ओ लेवल्स में भी आपने पढ़ी हुई है। एक को हम क्या बोलते हैं, अफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, और दूसरी कौन सी होगी फिर हमारे पास, इनफेक्टिव कोलिजन। यस, इनअफेक्टिव कोलिजन। अफेक्टिव कोलिजन कौन सी होती थी, जिसमें प्रोडक्ट बनता था। यस, विच रिजल्ट्स इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, एंड इनअफेक्टिव कोलिजन, जिसमें नो प्रोडक्ट नहीं प्रोडक्ट बनता। फॉर्म्ड, नो प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ठीक है ना, अब अब इफेक्टिव कोलिजन कराने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो हमने बताया अभी कि अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक तो कोलाइड करने चाहिए। ठीक है, दूसरा उनके पास अगर एनर्जी इक्वल टू या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है, तो इफेक्टिव कोलिजन होनी चाहिए ना उनके दरमियान फिर, हाँ जी। क्योंकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे फिर कोलाइड होने के बाद, इनफ एनर्जी है उनके पास। और इफेक्टिव कोलिजन तक कब होगी, और जब करेक्ट ओरिएंटेशन से भी वो टकरा रहे होंगे। ठीक है ना, ठीक है। इनफेक्टिव कोलिजन, जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें लेकिन एनर्जी कैसी हो, लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन से कम। एनर्जी। ठीक है, लो एनर्जी हो उनके पास, फिर करेक्ट ओरिएंटेशन से भी ना करें, जब आपस में टकराएं, तो तब भी क्या होगा हमारे पास, इनफेक्टिव कोलिजन, इनफेक्टिव प्रोडक्ट फॉर्म कोलिजन। नहीं होगा। क्लियर इतनी बात। हाँ जी। अच्छा। अब एक एग्जांपल देखते हैं, पेट्रोल की एग्जांपल है। आपके पास एक बीकर में पेट्रोल पड़ा हुआ है, ऊपर से ऑक्सीजन भी, गैस भी है आपके पास जो एयर में मौजूद है, लेकिन इनका आपस में रिएक्शन नहीं हो रहा। क्यों, एट 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर आपने ओपन एयर में पेट्रोल रख दिया, वो खुद से जल नहीं रहा। इसकी क्या एक्टिवेशन रीजन हो एनर्जी नहीं है। सकती है, ये जो पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास एनर्जी कैसी है, एक्टिवेशन एनर्जी से कम। यस, एक्टिवेशन एनर्जी से कम एनर्जी है इनके पास। ठीक है, तो इनिशियली इनको कुछ भी नहीं है हो रहा,
आपके पास। ठीक है, तो हम इधर कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल मॉलिक्यूल्स, पेट्रोल मॉलिक्यूल्स हैव लो एनर्जी, या हैव लो एक्टिवेशन एनर्जी, या लो एनर्जी लिखो, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं, हैव लोअर एनर्जी देन एक्टिवेशन एनर्जी। इस वजह से रिएक्शन शुरू नहीं हुआ अभी तक, ऑल्दो ऑक्सीजन आके इससे कोलाइड करना चाह रही है पेट्रोल मॉलिक्यूल से। ठीक है। अच्छा। इसके अलावा आपने याद रखना है एक्टिवेशन एनर्जी किसको कहते थे हम? Energy needed to start a reaction. यस, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी नीडेड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। और पेट्रोल को जलाने के लिए, यानी कंबशन ऑफ पेट्रोल स्टार्ट कराने के लिए, जो आपको एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हल्का सा स्पार्क या फ्लेम देना पड़ता है ना इसको। हाँ जी। और जैसे ही वो इसको मिल जाता है, उसके बाद ये रिएक्शन खुद ब खुद सारा का सारा पेट्रोल क्या हो जाएगा, बर्न करना शुरू हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना? ठीक है। अब एक और चीज दिमाग में रखनी है आपने, कि फॉर एग्जांपल कंबशन का रिएक्शन है, कंबशन में आपके पास रिएक्टेंट्स रिलीज एनर्जी टू फॉर्म द प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट लाइन से लेके एनर्जी हम तक ये कौन सा एनर्जी चेंज था? एक्टिवेशन एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी। और रिएक्टेंट लाइन से लेके नीचे प्रोडक्ट लाइन तक, दिस वाज डेल्टा डेल्टा एच। एच, ओवरऑल एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन। मुझे बताओ कि जब भी किसी रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो उसको ये, आपको एक उसको ये जंप तय करनी पड़ेगी ना। हाँ जी। जब भी रिएक्टेंट जो है, जो कि इस एनर्जी पे बैठा हुआ है, उसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो उसको थोड़ी सी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा ना इनिशियली। हाँ जी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर किसी के पास इतनी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी है, तो वो आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो आपके पास अफेक्टिव कोलिजन करेगा। लेकिन कुछ ऐसे ठीक है। रिएक्टेंट्स हैं जिनके पास एनर्जी लोअर देन क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी से कम एनर्जी वाले रिएक्टेंट्स भी होंगे ना अंदर, तो उनका हाँ क्या जी। मसला होगा? उनको फिर आपको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, यानी इधर से उनको फिर धक्का ठीक स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है ना? उनको फिर कन्वर्ट करने के लिए इनटू प्रोडक्ट आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, आपको धक्का स्टार्ट करना पड़ेगा उनको। क्लियर है? अच्छा। हाँ जी। अब बेसिकली ये सारी बातें करने के बाद, ये तो थोड़ी सी थ्योरी थी, इसमें हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात करनी है इस चैप्टर में, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। जी मुझे बताइए, रेट किसको बोलते हैं? एक टाइम पीरियड में क्या कितना रिएक्शन हो रहा? एनी क्वांटिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू। टाइम। यस। तो हम कहते हैं जी, रेट इज बेसिकली कोई भी क्वांटिटी या एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे ही है। तो स्पीड इज हाँ जी। बेसिकली चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम स्पीड बोलते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन किसको बोलते थे? चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो एक्सेलरेशन होती थी। इसी तरह रेट ऑफ अ रिएक्शन आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो बेसिकली इसको हम डिफाइन करते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो केमिस्ट्री में रेट इज बेसिकली, रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यूनिट्स आपने याद रखने हैं। कॉन्सेंट्रेशन हम लेंगे किसमें? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या सिखाया आपको? मोल्स पर डीएम क्यूब। यस, मोल पर डीएम क्यूब में कॉन्सेंट्रेशन होगी। और टाइम किस में होता है ऐसा यूनिट में? सेकंड। सेकेंड में, सॉरी मैंने S-1 लिख दी। सेकेंड। ठीक है, तो मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, जो भी कॉन्सेंट्रेशन का चेंज है पर सेकेंड, उसको हम क्या मानते हैं? रेट मानते हैं। अब रेट दो तरीके से डिफाइन होती है अगेन। रेट तो समझ आ गया ना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन का हाँ। चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये कॉन्सेंट्रेशन का चेंज रिएक्टेंट का भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी हो सकता है। ठीक है। ठीक यानी ये रेट कैलकुलेट किया जा सकता है कि हम पता कर लें कि हर सेकंड में रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हो रहा है, या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है, या हम पता कर लें कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है। ठीक है ना? तो हम हाँ जी। रेट को डिफाइन कर सकते हैं। जरा डेफिनेशन लिखो रेट की। देखो जी, इट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactant with respect to time। तो अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है, रिएक्शन गोज इनटू प्रोडक्ट, तो ये जो भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज है, जैसे यहाँ पे टाइम गुजरेगा तो हमारे पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या करती जाएगी? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन वैसे क्या होती है? कम होती जाती है, ज्यादा होती जाती है एज द रिएक्शन रिएक्टेंट की प्रोसीड्स। कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। यस। ठीक है, तो रिएक्टेंट जो भी कंज्यूम हो रहा है पर यूनिट टाइम, वो मेरा क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। कि भाई हर सेकंड में इतना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इतना कंज्यूम हो जाता है। ठीक है ना? तो एक तो चेंज ठीक इन है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं जी। अगेन रेट वुड बी इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो हम कह सकते हैं इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या पर यूनिट टाइम लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। पर यूनिट टाइम। इसी तरह इट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है। अब इसको किस तरह हम लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन इस रेट में और रिएक्टेंट वाले रेट में, दोनों में फर्क क्या होगा? कि रिएक्टेंट वाला रेट कौन सा रेट है? जो कंज्यूम हो रहा है, ऐसे ही है। हाँ जी। हाँ वो जी। कॉन्सेंट्रेशन जो कंज्यूम हो रही है, तो हम कह सकते हैं उसको कि वो नेगेटिव होनी चाहिए। नहीं, क्यों? रिएक्टेंट्स के लिए कह सकते हो ना कि हर सेकंड में इतना कंज्यूम हो रहा है, तो नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर लो उसको। हाँ जी। कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स के लिए फिर किस साइन से रिप्रेजेंट करना चाहिए हमें? कि हर सेकंड में पॉजिटिव। उतना प्रोड्यूस हो रहा है, पॉजिटिव से। ठीक है ना? रेट दोनों तरीके से सेम ही आएगा, सिर्फ बात डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। एक जगह पे कह रहे हैं कि इतना रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए पर यूनिट टाइम, या दूसरी जगह पे कह रहे हैं इतना ही प्रोडक्ट बन जाए पर यूनिट टाइम। ठीक है ना? तो दो डिफरेंट तरीके हैं, रेट सेम होगा दोनों के लिए। क्लियर है दी बात? तो ये हमारे पास रेट किस चीज को कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम को हम बोलते हैं जी रेट। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट बात पे आते हैं। अगली बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से सुनना। आपने ओ लेवल्स में भी ये काम किया हुआ है।
वो है जी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब किसी भी रिएक्शन के रेट को कौन कौन सी चीज अफेक्ट करती है? तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है आपके पास, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो आपके रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करेगा। अब आपने थोड़ा लिंक बनाना है मेरे साथ साथ, ठीक है? बल्कि चलो पहले पहले सारे फैक्टर्स लिख लें, उसके बाद फिर कनेक्ट करते हैं इनको। दूसरा आपके पास जो फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को तेज कर सकता है या आपके पास स्लो डाउन कर सकता है, वो कौन होगा हमारे लिए? कॉन्सेंट्रेशन। कि आप ठीक है। रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कम कर दें, तो उससे क्या होगा? फिर रेट ऑफ थर्ड फैक्टर रिएक्शन जो इफेक्ट हमारे होगा। पास है, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, कि अगर सरफेस एरिया को कम ज़्यादा करें तो क्या होता है? फिर आपके पास जो फोर्थ है, दैट इज कैटलिस्ट। कि कैटलिस्ट क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को ही तेज करेगा, लेकिन किस तरीके से? और फिफ्थ हमारे पास है प्रेशर। लेकिन प्रेशर के बारे में याद रखना है, ओनली इन केस ऑफ गैसेस। अब थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि टेम्परेचर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है। ठीक है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन आपने लिख लिया अपने पास। हाँ जी। अच्छा, इस पे आने से पहले जरा एक ग्राफ अपने पास बनाते हैं। ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अच्छा, ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। आपके पास एक रिएक्शन है जो है जी रिएक्टेंट गोज इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, आपने वाई एक्सिस पे एक जगह पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्लॉट किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और दूसरा ग्राफ जो मैंने इसके साथ बनाया है उसमें आपने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लॉट किया है। ठीक है, अब हमने देखना है, सबसे हाँ। पहले तो मुझे ये बताओ, अगर कंसंट्रेशन वाई एक्सिस पे और टाइम आपका एक्स एक्सिस पे, इस ग्राफ का आपके पास ग्रेडियंट किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? कॉन्सेंट्रेशन को। नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन को, सॉरी। यस, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स करो ना। वाई एक्सिस पे हम्म। कंसंट्रेशन का चेंज है, एक्स एक्सिस पे टाइम का चेंज है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? रेट रेट ऑफ ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन। तो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बताता है? रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि रिएक्टेंट एट टाइम जीरो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी होगी इस रिएक्शन में? सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी ना। हाँ जी। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्स से स्टार्ट होगा ग्राफ, और एट द एंड ऑफ रिएक्शन किधर पहुंच जाएगी ये? जीरो पे। यस, बिल्कुल खत्म होने वाली हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। इधर एक पहुंच जानी चाहिए। तो हम अपने पास ग्राफ बनाते हैं, आपका रिएक्शन कैसा होगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम से क्या करना शुरू होगी? डिक्रीज होना शुरू होगी, डिक्रीज होना शुरू होगी, डिक्रीज होना शुरू होगी, एंड एट द एंड एक्स एक्सिस पे जाके उसने क्या कर देना है? टच कर देना है। ठीक है। ऐसी है। तो टाइम जीरो पे, हाँ जी। एट टाइम जीरो रिएक्टेंट कितना होता है हमारे पास? मैक्सिमम होता है। और फिर विद टाइम इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या करती है? डिक्रीज करती है। सेकंड, प्रोडक्ट की बात करो कि टाइम जीरो के ऊपर प्रोडक्ट किधर था? सबसे कम जीरो। जीरो थी ना, अभी तो बना ही नहीं। फिर बनना हाँ शुरू जी। हुआ तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली किधर से स्टार्ट होती है?
जीरो से। जीरो से। और कहाँ तक जाएगी? मैक्सिमम तक। मैक्सिमम, जहाँ जाके फिर रिएक्शन रुक जाएगा। ठीक है ना? तो ये हमें पता होना चाहिए कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस को क्या हो रहा है। अब दोनों ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन टाइम के हैं कि नहीं? दोनों ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन टाइम के ही है ना? हाँ जी। तो अब मैं इधर से ग्रेडियंट निकाल लूं या मैं इधर से ग्रेडियंट निकाल लूं, बात तो एक ही है। हाँ जी। दोनों से मुझे रेट ऑफ रिएक्शन ही मिलेगा। और क्योंकि यस। एक ही रिएक्शन है तो दोनों से रेट क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। सेम। ठीक है ना? तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे कहता है टाइम 20 सेकेंड्स पे जाके रेट निकालो। तो जब भी कर्व्ड ग्राफ होता है उसका आप ग्रेडियंट कैसे निकालते हो? हाँ जी, याद है कुछ? किसी कर्व्ड ग्राफ का ग्रेडियंट हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? चेंज। हाँ जी। ऐसे ही हर पॉइंट पे टेंजेंट इसकी टेंजेंट स्लोप भी होता कैसी है? था। हर पॉइंट पे स्लोप कैसी है? डिफरेंट है। डिफरेंट है। तो आप क्या बनाते होते थे इस पे? जिस पॉइंट टेंजेंट। उसने बोला है कि जाके ग्रेडियंट निकालो, उस पॉइंट पे जाके टेंजेंट बनाते होते हैं। ऐसे ही है। हाँ जी। और फिर क्या निकाल लेते हैं? टेंजेंट का हम क्या निकालते हैं? ग्रेडियंट टेंजेंट का जीरो। निकालते हैं फिर। कि इस टेंजेंट पे ये पॉइंट है, इस टेंजेंट पे ये पॉइंट है, तो इसका ग्रेडियंट निकालो। तो वो ग्रेडियंट ठीक ऑफ है। द कर्व एट दैट पॉइंट होगा। ऐसे ही है। हाँ जी। तो हम जरा एक चीज याद रखेंगे यहाँ पे, अब इसी के साथ नोट भी लिख लो नीचे। फिर हम आते हैं फैक्टर्स पे दोबारा वापस। कि नोट लिखो अपने पास कि gradient of concentration time graph represents rate of reaction। ठीक है, क्योंकि ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है? डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स। और इस केस में वाई एक्सिस पे क्या है हमारे पास? कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन। ओवर टाइम का चेंज, टाइम। विच इज इक्वल टू बेसिकली रेट। यस। दूसरी बात याद रखनी है कि फॉर अ कर्व्ड ग्राफ द ग्रेडियंट changes at every single point. At every single point we can find out the gradient at a given point by drawing a tangent. By drawing a tangent at that point। ठीक है, तो आप ये याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं? नहीं, सही है। चलो, तो ये ग्राफ भी ठिकाने लग गए।